महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर समाज के लोगों द्वारा शहर में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा मनवार गार्डन से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल तक पहुंची, जहां इसका विधिवत समापन किया गया। इस शोभा यात्रा के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा का प्रमुख पड़ाव अग्रसेन चौराया रहा, जहां राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के पूर्व सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। उनके साथ समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित थे, जिन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर को गौरवपूर्ण बनाया। शोभा यात्रा में समाज के अनेक गणमान्य नागरिक, वरिष्ठजन, महिला मंडल, युवा वर्ग एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। यात्रा के मार्ग में कई स्थानों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों द्वारा शोभा यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिससे समूचे शहर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। महात्मा फुले के विचारों एवं उनके सामाजिक योगदान को याद करते हुए वक्ताओं ने समाज में समरसता, शिक्षा और समानता के महत्व पर प्रकाश डाला। आयोजन का उद्देश्य महापुरुषों की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना एवं युवा पीढ़ी को उनके आदर्शों से प्रेरित करना था। अजमेर उत्तर में सड़कों का निर्माण के कामों का श्रृंखला चल रही है, जिसके तहत लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण के काम कुछ शुरू हुए हैं, कुछ होने जा रहे हैं। इसी तरह से लगभग 35-36 करोड़ के नालों का निर्माण भी शुरू हुआ है। कल एक ही दिन में 11 करोड़ की लागत के नालों का श्री गणेश किया है। और आज भी यहाँ पर आज़ाद नगर कोटड़ा के अंदर लगभग 23.5 लाख की लागत से इस सड़क का श्री गणेश अभी किया है, जो महीने भर के अंदर तैयार हो जाएगी। ऐसी लगभग अजमेर उत्तर में 125 सड़कें या तो शिलान्यास हो चुका है या होने जा रहा है, उसको हम बना करके अजमेर उत्तर में कोई भी गली टूटी फूटी न रहे, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर के इस अजमेर को श्रेष्ठ अजमेर, स्वच्छ अजमेर और सुंदर अजमेर बनाने में सहभागी बनेंगे। आज का क्या महत्व है और क्यों बनाया जाता है? आज का महत्व संपूर्ण विश्व के लिए है, क्योंकि आज का दिन विजय दिवस के रूप में स्मरण किया जाता है। और इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर जब प्रवेश किया और बच्चों ने, लोगों ने उनके आगे खजूर की डालियाँ और कपड़े बिछाए, ये जानकर कि वो राजा है और नारे लगाते हुए उसके आगे आगे चले। ये हमारे लिए आनंद का और जय का दिवस है। ये कब तक चलेगा? ये जो हमारा ईस्टर तक ये चलेगा। ये आज पाम संडे के साथ में, खजूर के इतवार के साथ में हम दुर्भोग सप्ताह में हम प्रवेश करते हैं। और मॉन्डी थर्सडे यानी जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मेज सजाई और अपने चेलों के साथ मिलकर प्रभु भोज किया, और उसके पश्चात उन्हें दुख उठाने के लिए वो कलवरी के क्रूस पर गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और वो हम ईस्टर पर्व के साथ में हम इसे समाप्त करते हैं। मैं रेवरेंड जे.के. शर्मा, बिशप चैपलिन, डायसिस ऑफ राजस्थान, अजमेर। खरीदे क्या? बेल आपने खरीदे? गाड़ी भैया मेरी। आपकी गाड़ी है, आपने बेल खरीदे? नहीं, अब कौन है बेल खरीदने वाला? कौन है?
हमको नहीं मालूम। बेल खरीदने वाले का मालूम नहीं है कोई उसकी डिटेल, सही है बात। उसकी डिटेल उसके कागज कोई है? वहाँ से हम खरीदने वाले वहीं पे। अरे तुम्हारे साथ कोई मारा पीटी कर रहा है क्या, इसलिए तुम नाटक कर रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं तो फिर बताओ ना ओरिजिनल चीज। भैया, जो जितनी भी बात बोली रोक तो हूँ बिल्कुल। तुम तो नहीं हो खरीदार कौन है तुम में से? बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारी गाड़ी में नहीं तो ओरिजिनल कागज का है। जब आए वो मोटर मालिक साथ है लेकिन ओरिजिनल पेपर कहाँ है? आया था पहले खरीदने आया था। राजेश क्या नाम बताया? राजेश का नाम जी भैया कौन सी गौशाला है? ये अपनी काइड वंदे टीम गौशाला है और इसमें बीमार गायों का उपचार होता है बस। और ये जो भी अपनी जो रोड पे एक्सीडेंट गायें जो भी अपने अजमेर ज़िले से पूरी गायें उठाते हैं अपन, और अपने पास एक भी दुधारू गाय नहीं है, सारी एक्सीडेंटल गायें हैं। और जो भी बंदे हमारे जो सेवा करते हैं गायों की वो सारे अंदर है। अब हमको इनके बारे में कोई भी पता नहीं है कौन सा ट्रीटमेंट करना है क्या करना है, वो सारे अंदर है। उनको गलत तरीके से फंसाया गया है और उनका सिर्फ गौ सेवा करने का मकसद था। उनको गो मतलब गाड़ियाँ रोक के चोरी करने का आरोप लगाया उन पर। बस भैया अब हम तो यही चाहते हैं कि हमारे भाई जल्दी से बाहर आए। जब कल एक गाड़ी रोकी गई है जी भैया। उसमें कोई वीडियो भी वायरल हुआ है जी भैया। तो उसमें वो लोग क्या कह रहे हैं सामने? वो सामने वाले लोग कह रहे कि हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, उनके पास अवैध गायें थी, बस पुलिस वालों ने प्रेशर बना के हमारे भाइयों को अंदर करवाया है। अब साहब अब जो भी अपने भाई जब भी गो भाई अंदर हैं वो सारे ही इनका इलाज ट्रीटमेंट जानते हैं। अब हम कुछ जानते नहीं उसके बारे में। हमारी सारी इनमें से बहुत गायों की मौत भी हो सकती है अगर वो जल्दी से बाहर नहीं आए। ठीक है, कौन से थाने में हुआ है? राजेश नगर थाने में हुआ है ये मुकदमा और उनको कल कोर्ट में पेश करके जर्सी कर दिया साहब। ठीक है, आपका नाम? मोनू गुजर। आए हैं और किस तरीके की परेशानी आ रही है अभी? सर हमारे शेल्टर में कम से कम अभी 100 के लगभग गाय है और इसमें से 60 ऐसे हैं जिनके शाम सुबह इलाज चलता है। तो अभी कल शाम से जो अपने यहाँ बंदे काम करते थे इलाज केस को लाना इनको खाना पिलाना वो सब जेल में है। तो अभी कल शाम से इनका इलाज भी नहीं हुआ है। चार गाय ऐसी है जो कैंसर से पीड़ित है तो उसका वो इलाज चलता है तो वो भी बंद है अभी, तो उनके वापस कीड़े पड़ गए। 60 गोवंश ऐसे है जिनका शाम सुबह इलाज होता है तो उनका इलाज हो नहीं रहा है। और जो अभी अर्जेंट में मतलब 5 केस ऐसे हैं जो पड़े हैं रोड पे, फ़ोन आया हुआ है। अपनी एम्बुलेंस है उनकी चाबी भी उन बंदों के पास है, वो अंदर ही है, तो फ़ोन आ रहा है वो भी हम लाए तो कैसे लाएं? क्या कारण है भैया? कारण सर ऐसा है कि अभी कल सुबह को कोई गाड़ी पकड़ी थी गायों की, बेल जा रहे थे उसमें, तो उन गाड़ी को रुकाई तो गाड़ी वालों ने रोका नहीं तो थोड़ी गाड़ी के कांच फोड़ दिए तो मारपीट हुई वहाँ पे। तो पुलिस वालों ने जो गोरक्षक थे उनको अंदर डाल दिया। तो वो सामने वाले के वीडियो भी वायरल हाँ। हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं, हम तो सिर्फ लेके जा रहे हैं। हाँ उनका वीडियो भी हमारे पास साहब कि हमने मारपीट भी नहीं की उनके साथ, वो भी वीडियो हमारे पास, तो वो भी अभी आपको बता देंगे साहब। लगभग कितने बंदे आपके ऐसे हैं सर, जो गौरक्षक? 9 बंदे अपने वहाँ पे। जी, क्या क्या नाम है? राजू गुजर, ओम प्रकाश गुजर, नितेश सैनी और सन्नी और देवेंद्र। तो ये क्या सेवक ही है सारे यहाँ पे? सर सेवक ही हैं, आते हैं अपना टाइम निकाल के गौ सेवा करते हैं। तो अभी तक बिल्कुल भी खाना पीना नहीं हुआ है? अभी गायों का सर कल शाम से यही हाल है, कोई देखने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम सब रामराज गुजर। जो 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल को हमारा राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस होता है, जिसके संबंध में जो ये पूरा हफ्ता है ये पुलिस दिवस के सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें की जाती हैं, जिसमें आज जो है पूरी की पूरी जो पुलिस है वो थाना स्तर पे भी श्रमदान हो रहा है। हम पूरा का पूरा जो पुलिस ऑफिस है वो पुलिस लाइन में आकर श्रमदान कर रहे हैं और इसी क्रम में आगे कई सारे प्रोग्राम्स होंगे जिनके अंदर रक्तदान शिविर, स्कूल के बच्चों का क्विज और परेड, कल्चरल प्रोग्राम और आम जनता के साथ इंटरेक्शन के लिए बच्चों का और कॉलेज के स्टूडेंट्स का पुलिस थानों में विजिट भी करवाया जाएगा। तो इस प्रकार से आज इसी क्रम में श्रमदान कर और जो साफ सफाई है उसका कार्यक्रम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आज हर थाने पर साफ सफाई होगी और आगे आने वाले समय में जैसे मैंने बताया और भी बहुत से प्रोग्राम होंगे जिनमें रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, क्विज कॉन्टेस्ट, ये सभी चीज़ की जाएगी। टैरिफ की
बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं। देखो बाबा रामदेव से मैं पूछना चाहूँगा कि बाबा रामदेव की जो एकदम जो इनकम बढ़ी है, इसके बारे में बाबा रामदेव बता दें। और बाबा रामदेव डीजल, पेट्रोल और महंगाई के खिलाफ जब विरोध कर रहे थे, लोकपाल के विरोध में के खिलाफ लोकपाल लगाने के लिए विरोध कर रहे थे, तो बाबा रामदेव कहाँ चले गए? बाबा रामदेव के मुद्दे कहाँ चले गए? जिस बातों पे वो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, तो वो बातें तो आज भी है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों नहीं करते? बताइए, आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बताइए बाबा रामदेव कहाँ चले गए? सिर्फ माल कमाने के लिए, जिसकी कंपनियों के सैंपल फेल हो रहे हो, जिसके प्रोडक्ट के लाभ कमाने के चक्कर में योग से निकल के और एक प्रकार की इंडस्ट्री खड़ी कर दी, सरकार से फायदा ले रहे हैं, सरकार की आड़ के अंदर छुपे हुए हैं। वो तो सरकार की बात करेंगे इनकी। सर, केंद्र सरकार पहले यहाँ तो चुनाव करा दें, पहले मुख्यमंत्री जी भरतपुर का तो चुनाव करा दें, नगर पालिका, नगर निगम, सरपंचों का तो चुनाव करा दें, वहाँ की तो जब बात करें। यानी हकीकत ये है कि एक मुख्यमंत्री अपने जिले का 1.5 साल में चुनाव नहीं करा पाया, जिला प्रमुख का, तो वो क्या देश के, क्या स्टेट के चुनाव कराएंगे ये लोग? ठीक, चलेंगे सर। थैंक यू। देव जी कुछ समय बाद फिर वापस बीजेपी में आ जाएंगे। इतनी बड़ी घटना हुई, आप कह रहे हो कांग्रेस ने प्रदर्शन नहीं किया, बीजेपी के तो मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष तक का बयान नहीं आया। विरोध क्या उस लेवल का नहीं, पर मैं कह रहा हूँ उनका तो बयान नहीं आया। क्या मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं है कि इस प्रकार के मैटर पे बात करें? आज बीकानेर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की जो बोर्ड लगा था, उस पर कालिक पहुंची गई। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये सरकार चला रहे, सर्कस चला रहे? इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। जनता पे तो कह रहे हैं बिजली महंगी करेंगे, पानी महंगा करेंगे, पेंशन को रोकने का काम करेंगे, और जो असामाजिक तत्व जो हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से रोजाना इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। जो हमारे महापुरुष हैं उनकी मूर्तियां खंडित की जा रही है। सर, राजनीतिक गलियारे में तो ये भी चर्चा है कि आप ही की पार्टी के कुछ राजनीतिक के चलते इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। किस कौन सी चर्चा, आप बता दीजिए उसको। चर्चा को आप भारतीय जनता पार्टी से कहिए कि वो चर्चा को सार्वजनिक करें। ये तो मैंने आपसे सुनी है, और नई बात आ रही। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस की आगामी रणनीति क्या है, किस तरफ मूव? कांग्रेस का ये जो वर्ष है, ये संगठन को मजबूत करने का वर्ष है। हम मजबूती के साथ हमारे जो संगठन के जो खाली पद हैं उनको भरने का काम करेंगे। जिला अध्यक्षों का अभी नए पद हमने क्रिएट करवाए हैं, बहुत ही जल्दी नए पदों का उसमें नए लोगों को मौका दिया जाएगा। साथ ही कांग्रेस जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर प्रशिक्षण शिविर लगाएगी, जिलों के अंदर जाएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। ये लोग वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी कर रहे हैं उस चीज़ पे पूरा फोकस करेंगे कि किस प्रकार से जो फर्जी वोट ये लोग जुड़वाते हैं, करते हैं, उस पर भी कार्रवाई करने का काम। कांग्रेस गुटबाजी से क्यों नहीं उभर पाती? अब कौन सा गुट नजर आ रहा है? सभी गुट है। अब कौन सा गुट है? सारी चीजें तो आप मंच पे तो सारे कांग्रेसी नेता कहते हैं कि हम एक है, लेकिन उसी मंच पे फिर तंजिया लैंग्वेज का इस्तेमाल एक दूसरे के प्रति किया जाता है। ये हाल ही में हुआ है प्रदेश के अंदर। सचिन पायलट गुट है, अशोक गहलोत गुट अलग है। अजमेर की बात करें, अजमेर के अंदर आपके 4 पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब है, नेता हमारे राहुल गांधी जी हैं, सब लोग उनके नेतृत्व में एकजुट हैं, एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, एक होकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। फिर सफलता क्यों नहीं मिल पाती? सफलता मिल रही है। आपके नेता जो चुनाव हारे वो कहाँ सफलता नहीं ये मिल कहते हैं कि फला रही? शख्स ने हमें हराया। 1.5 साल पहले तक हमारा राज था, सफलता कैसे नहीं थी? जो चुनाव हारे कांग्रेस के नेता वो सरेआम मुंह पे बोल रहे हैं, माइक पे बोल रहे हैं कि फला शख्स ने ऐसे स्ट्रेटेजी करके हमें हरा दिया। मैं बताऊं, ये चुनाव प्रक्रिया है। यहाँ पिछले 35 वर्षों का इतिहास है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी लगातार आई है, तो ये तो कहना है कि हम सत्ता से दूर हैं, ये तो बात यहीं आपकी बरोबर हो जाती है। रही दूसरी बात, केंद्र के अंदर ये जो लोग आए हैं, तीसरी बार आ गए, ये बात सही है, लेकिन एजेंडा क्या था? किस प्रकार से देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पे इन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया। मैं 11 साल पहले चले, इन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, महंगाई कम करूंगा, डीजल पेट्रोल सस्ता करूंगा, गंगा मैया को साफ करूंगा, किसान की आमदनी दुगुनी करूंगा, सबको पक्का मकान दूंगा,
पता नहीं कितने वादे किए थे, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की थी, डॉलर रुपए बरोबर करने की बात की थी, क्या किए? अगले चुनाव से पहले पुलवामा हमला होता है, उसके घड़ियालू आंसू बहाकर उस चीज़ का लाभ लेने का काम किया, लड़ाई लड़ी सेना ने और उसका राजनीतिक फायदा लेने का काम किया। अब की बार लड़े थे, राम मंदिर का नाम लेके भी आगे, उसके बावजूद 400 पार की बात करते करते 200 पार पे अटक गए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, समय आने पर सब क्लियर हो जाएगी। अब जनता सब चीज़ें देख रही है, किस प्रकार से 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ा दिए, 2-2 रुपये डीजल पेट्रोल पे बढ़ा दिए चुपचाप। अमेरिका ने क्या टैरिफ लगा दी हमारे हिंदुस्तान के ऊपर। हमारे भारत के जो लोग हैं वहाँ अवैध प्रवासी थे, बेड़ियों में जकड़ जकड़ के उनको भेज रहे हैं। ये हालत इन लोगों ने कर रखी है। आप उद्योग पे आए हैं तो एक नया शब्द आया, शरबत जिहाद। शरबत जिहाद आया एक नया पूरा। आज मेरा अजमेर में आना हुआ और उड़ान संस्था जिस प्रकार का काम कर रही है, मैं काफ़ी समय से देख रहा था, मेरी इच्छा हुई कि मैं यहाँ ज़रूर आके जाऊँगा। और मैंने अपनी इच्छा जब जाहिर की जो साहब को, तो उन्होंने इसको स्वीकार किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज विशेष रूप से मैं अभी एक कार्यक्रम था जिसके अंदर मैं गया था, उम्मत फाउंडेशन का। कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, पूरा देश पूरा विश्व उसको मना रहा है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई संविधान है तो हमारे देश का है। और एक ऐसा संविधान जो हर व्यक्ति को आज़ादी देता है, हर समाज को आज़ादी देता है, सभी के अंदर समानता की बात की गई है। आज उस संविधान को एक पर्व के रूप में हम सब लोग मना रहे हैं। मैं सर्वप्रथम सब लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, उस दिशा में हमें काम करने की ज़रूरत है। हम हमारे महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, तो उनके जो किए हुए महान कार्य हैं, उनके विचार हैं, उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। आज इस प्रकार से महिला शिक्षा की बात है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। प्यार प्रेम भाईचारा सौहार्द बढ़ाने की ज़रूरत है। संविधान पे जिस प्रकार से रोज़ाना हमले हो रहे हैं, उनको रोकने की ज़रूरत है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। और हम सब लोग मिलके इस बाबा साहब अम्बेडकर के प्रण को पूरा करने के लिए, जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो समानता की बात करता है, ऐसा संविधान हमारा है, इसमें सब लोग समर्पण भाव से, समभाव से रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। सर, अभी आपने संविधान पर हमले की एक लाइन बोली, इसका क्या तात्पर्य? ईडी ने 193 विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई की, 2 पे जुर्म साबित हुआ। SC/ST कोष का 1750 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ, 1 पैसा खर्च नहीं। पटवारी भर्ती और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो भर्तियां हो रही हैं, रिजर्वेशन का पालन नहीं हो रहा है। एक ही व्यक्ति को, आज मैं प्रेस की बात करूं तो प्रेस के अंदर प्रेस रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है दुनिया के अंदर, भारत देश की। और जो भी पत्रकार खिलाफ बोलता है उस पर कोई ना कोई धारा लगाकर उसको अंदर कर दिया जाता है। ये संविधान पे हमले की बात कर, ये बात तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा उदाहरण तो कोई हो नहीं सकता। अभी सर ज्ञानदेव आहूजा और टीकाराम जूली का मामला पूरी दुनिया के अंदर हॉट इश्यू बना हुआ है, क्या कहते हैं? ये ज्ञानदेव आहूजा और टीकाराम जूली का मामला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की दलितों के प्रति जो सोच है वो है कि आरएसएस की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो दलितों के प्रति आज भी क्या है वो है। जहाँ देश के गृह मंत्री कहते हैं क्या अम्बेडकर 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 करते हो, फैशन बना लिया, इतना भगवान का नाम लेते हो तो 7 पुश्ते तर जाती। वो बात है कि देश का गृह मंत्री क्या कह रहा है, इनके मंत्री क्या कह रहे हैं, इनके विधायक, पूर्व विधायक किस प्रकार से मंत्रियों को अंदर गंगाजल छिड़क के साफ करने की बात कर रहे हैं। बात ये है, इस बात को समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी एक एजेंडे के तहत काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस इसका जिस तरीके से विपक्ष के तौर पे विरोध करना चाहिए नहीं कर पा रही, इस बात को मानते हैं आप? देखिए, पूरा विरोध हो रहा है, सब जगह विरोध हो रहा है। जो भी समझदार व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसने भी इस चीज़ को सुना है, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ एक लोग हैं जिन्होंने इस घटना की निंदा की है।
आम पब्लिक सर्व समाज ने इस घटना की निंदा की है। पूरे देश के अंदर इस घटना की निंदा हुई है और कांग्रेस में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कह दिया, राहुल गांधी जी ने कह दिया, तो फिर और किस प्रकार का विरोध चाहिए। सर, जिस तरह जानते हो को निलंबित किया, क्या पहले भी किया था, फिर वापस ले लिया, अब भी किया है, फिर वापस ले लेंगे। ये तो इन लोगों की सप्त विद्वान ब्राह्मणों द्वारा अखंड रामायण पाठ अनवरत चलता गया, जिसकी आज प्रातः 9 बजे पूर्णावति हुई हवन के माध्यम के द्वारा। और पुनः हनुमान जी को, आज हनुमान जयंती पूर्णिमा शनिवार था, ठाकुर जी को सुंदरकांड का पाठ श्रवण करा के हवन इत्यादि परिपूर्ण हुआ और सायंकाल संतों का भंडारा भोजन प्रसादी का कार्य रखा। और जो ये कार्य था, उस कार्य के लिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। इस कलिकाल में संपूर्ण भारत देश में अगर धर्म बचेगा, पुण्य बचेगा, तो हमारा भारत देश बचेगा और ठाकुर जी को एक पॉजिटिव शक्ति प्राप्त होगी, जिससे हमारे संपूर्ण भारत देश के ऊपर कृपा आशीर्वाद फल प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ जो द्वारिकापुरी में कार्य भगवान भूमिया परिवार, गोपाल कृष्ण भूमिया जो संपूर्ण परिवार है, उस परिवार के प्रतिनिधित्व बन कर के उन्होंने जो ये कार्य कराया, मैं ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर जी उनको धर्म स्वरूप बना करके आनंद मंगल करके प्रभु के ऊपर, उनके ऊपर कृपा बनी रहे, ऐसा आयोजन कराता रहे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। संपूर्ण भारतवर्ष का आनंद मंगल हो, ऐसी शुभकामना के साथ हमारे ये कार्य संपन्न हुआ। नाम बताइए, क्या का आयोजन रहा? जय पुष्कराज महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, बालाजी महाराज जी की जय हो। बालाजी महाराज जी की मैं तो ये असीम कृपा समझता हूँ, जो इन संतों को हमारे को प्रसाद पिलाने का मौका मिला है और यही मौका हमें बार बार मिलता रहे। अखंड रामायण पाठ की आज पूर्णावति हुई है। हम भगवान से ये चाहते हैं कि पूरे संसार के अंदर शांति और अमन का चिन्ह बना रहे। जय पुष्कराज की, राधे राधे। क्या कहना चाहिए? जय पुष्कराज की। सर्वप्रथम तो हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। जय सिया राम। आज अद्भुत कृपा हुई है हमारे घर पर, द्वारिकापुरी में संत का समागम हुआ है। सारे संत लोग प्रसाद लेने पधारे हैं। 9 दिवसीय जो अखंड रामायण पाठ चल रहा था, आज उसकी पूर्णाहुति हुई है, विराम हुआ है। तो उस संदर्भ में ये सारा आयोजन हुआ है। उस संदर्भ में हमने सुबह जो है अभिषेक किया हनुमान जी के, जाके हनुमान मंदिर में नवखंडिया बालाजी जो है वहाँ आरती उतारी और सभी संतों को निमंत्रण दिया। सब ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। ये हमारे पर एक विशेष राम जी की कृपा हुई है, हनुमान जी की कृपा हुई है, जिसकी वजह से आज ये आनंद उत्सव हो रहा है। इस आयोजन की किससे आप कैसे प्रेरणा मिली? इस आयोजन की हमारे को तो गुरुदेव से प्रेरणा मिली है, जो नौखंडे हनुमान जी के गुरुजी और हमारे गुरुजी है। तो वैसे ही मन में विचार आया कि भगवान को, भोलेनाथ को, हनुमान जी को राम कथा सुंदर लगती है। तो हमने कहा अगर ये आशीर्वाद हमें मिल जाए, तो गुरुजी के आशीर्वाद से आशीर्वाद हमें मिला और सभी देवी देवताओं को ये कथा हमने सुनवाई और ये माध्यम बनाया हमको। और हमारे दिनेश जी जो पंडित जी हैं, या मेरे साथ में ही खड़े हैं, उनके द्वारा ये सारा कार्य संपन्न हुआ। आपका नाम? मेरा नाम लाला कांति कुमार पाराशर, लाला इंटरनेशनल।